नमस्कार। मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं, उसमें बहुत भूमिका बांधने की ज़रूरत नहीं है। हम इस समय बेगूसराय ज़िले में हैं और बेगूसराय के कांवर झील से लाइव हैं। बेगूसराय के कांवर झील की जब भी बातचीत होती है तो वो बातचीत प्रवासी पक्षियों तक भी पहुंचती है। हम जब आ रहे थे खासतौर से इस रास्ते में, तब भी बातचीत हो रही थी कि इस दौरान चारों तरफ से देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो मजदूर लौट रहे हैं, उनके लिए जो एक शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रवासी हैं। प्रवासी का मतलब होता है जो आता है और आकर के लौट जाता है। और जो बिहार के रहने वाले ही बासिंदे हैं, बिहार के रहवासी हैं, उनको क्यों कर प्रवासी कहा जा रहा है? हालांकि विषय थोड़ा दूसरा है। ये कांवर झील है, बेगूसराय की आइडेंटिटी, बेगूसराय की पहचान, देश दुनिया में इसको लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। ऑक्सबो करके इसका कहा जाता है। और ये करीब करीब कितने 14 कोस समझिए तो 14 चौको 56 किलोमीटर में कभी ये पूरी झील हुआ करती थी। अभी जहाँ हैं लगभग वो बीच में हम खड़े हैं, कमल भी आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। मगर ये इलाका धीरे धीरे और ये पूरा झील भी धीरे धीरे माफियाओं के भी कब्जे में है। अतिक्रमण भी हो रहा है, इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें उगाई हैं। ये चूँकि हम बीच में हैं तो वो इसको लेकर के जो स्थानीय हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उन लोगों की इस चीज़ को लेकर के क्या कुछ याददाश्त है। सर, अपना नाम बता दीजिए और फिर उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। जी, मैं रजनीश भारती हूँ जी। और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। और अभी कांवर झील के बारे में जहाँ तक बात है, हम लोग करीब 50 साल हमारी उम्र हुई है। जी। लेकिन हम लोग बचपन में इस झील में सालों भर इसमें पानी रहता था। और मछलियाँ यहाँ की इतनी स्वादिष्ट होती थी और इतना प्रजाति इसमें मछलियों की पाई जाती थी कि कांवर झील के मछली के नाम पर लोग आंख मूंद करके दूसरे पोखर का भी मछली दूसरे जगह जा करके बेच लेते थे। अच्छा। इतना इसका महत्व था। इस और उसके बाद और खासियत था कि इस पानी नाव पर बैठ करके इस पानी में सिर्फ हल्दी और नमक दे करके जो मछली यहाँ पर बना करके लोगों को खिलाया जाता था, वो जो अद्भुत स्वाद लोग एक बार ग्रहण कर लिए तो फिर जीवन भर वो तरसते रह गए वैसा नजर अथी करने के लिए, ये करने के लिए। तो बहुत प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पर होती थी और प्रवासी पक्षियों का बृहत्तर डेरा था यहाँ पर। मतलब करीब 500 प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते थे। पूरा का पूरा झील जो है सो कि जाड़े के मौसम में पक्षियों के कलरव से एकदम गूंजते रहता था। और एक अजीब तरह का यहाँ का अलौकिक दृश्य दिखाई पड़ता था। वो सब तो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है। न यहाँ पर पानी है, न वहाँ पर पहले वाला कहीं कुछ है। तो धीरे धीरे ये अपने विलुप्ततावस्था के कगार पर जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। तो इसके पीछे जैसे आप लोग स्थानीय हैं, मछलियाँ इतना हुआ करती थीं, साइबेरियन से लेकर के अलग अलग प्रजातियों के देश दुनिया से जो इतने पक्षी आया करते थे, तो क्या वजह पाते हैं आप लोग कि ये सारी चीज़ें खत्म होती चली गई? बिहार में हर चीज़ में बात करने में थी की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है? तो वही हुआ जो कि वर्तमान समय में वो अपने विरासत को हम लोग अक्षुण्ण नहीं रख पाए। इसके प्रति उपेक्षित नज़रिया जो है सो कि भेदभावपूर्ण नीति जो है सो कि पूरी तरह कभी इसके महत्व को उजागर करने की कोशिश ही नहीं किया जाए कि यहाँ के लोगों के लिए इसका कितना महत्व है और इसके सौंदर्य को और कितना निखारा जाए। इस पर कहीं कोई नहीं हुआ सकारात्मक प्रयास। वैसे अखबारों में बयानबाजियाँ ढेर सारी हुई, इसके नाम पर लूट खसोट भी हुआ, लेकिन कहीं धरातल पर कोई काम हुआ ही नहीं। चुनाव होते हैं, बेगूसराय का चुनाव इस बीच बहुत चर्चित रहा, देश दुनिया में उसको लेकर के बहुत सारी बातचीत हुई। वो तमाम प्रत्याशी जो यहाँ से लड़े, उनका इस पर कोई नज़र नहीं रहा क्या? और नज़र ये सिर्फ एक चुनावी मतलब वादे के तौर पर नेता लोग इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ के किसानों का यहाँ आजीविका से जुड़े हुए हैं। तो उनको सिर्फ अपने प्रलोभन के जाल में फंसा करके ठग करके एक बार उनसे वोट ले लिया और जीतने के बाद तो फिर दोबारा कभी दर्शन दिए नहीं, जो आज तक यहाँ से इस नाम पर वोट ले करके गए। जैसे इस इलाके में अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, ये इतना बड़ा स्पैन रहा होगा। आप बताते हैं कि मुजफ्फरपुर का एक 12 कोस का कोई चौड़ है, बड़ेला, और इसको जो है आप लोग कबरेला बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें
ये तो इसकी वजह से वाटर लेवल भी बहुत सारी चीजें सही रहा करती होंगी आसपास की। बिल्कुल अब तो बिल्कुल पानी की भी समस्याएं साथ साथ होने लगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। अब तो चारों तरफ लोगों हाँ को हाँ पानी खरीद कर पीना हाँ पड़ रहा है। हाँ यहीं हाँ पर हाँ मुश्किल से हाँ। इस एक तरीके से इस कैंपस में ही कह लें कि जो हम एक संत महात्मा जहां डेरा जमाए हुए थे, जी वहां जी भी देख रहे हैं कि केन वाला पानी आ गया है जी जी उनके जी पास, जी जी जी, सही बात है, है सही ना। बात। हाँ मतलब संत महात्मा जो साधना में तल्लीन हैं, हाँ उनके पास भी पानी पहुंच गया है केन वाला। जी तो जी जी और आप कह रहे हैं कि ये मीठे पानी का झील हाँ हुआ करता था या है भी, या इसकी मछलियां जो थी वो इतनी देश दुनिया में इस तरीके से चर्चित हुआ करती थी कि एक बार यहाँ खाने के बाद लोग कहीं और का उनको अच्छा नहीं लगता था। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, इसके पीछे क्या राजनीतिक वजह ज्यादा है या क्या कुछ वजह आप लोग पाते हैं? तो इसमें राजनीतिक वजह भी है हम्म कि इसके संवर्धन, और मान लिया जाए कि जो इसका विकास के लिए कहीं से कोई कार्य नहीं किया गया, हम्म और कुछ प्रकृति की बदलती हुई जो अवस्था जो है ना, हम्म क्योंकि बारिश का स्तर धीरे धीरे कम होते गया है। तो हम्म बारिश जब नहीं होने लगा तो यहाँ पर पानी सूख जाने लगा हम्म है। बारिश में तो कुछ पानी रहता है, उसके बाद फिर पानी सूख जाता है। तो मछलियों का मान लिया जाए कि यहाँ पर अभाव हो गया, या हम्म पक्षी जो यहाँ पर आते हैं प्रवासी पक्षी, हम्म तो उनको यदि भोजन नहीं मिलेगा तो कितने दिन तक यहाँ पर टिकेंगे। पहले यहाँ पर धान की खेती होती थी, और भी बहुत बात यहाँ पर था उसको खाने पीने के लिए जो पानी में मिल जाता था। अब उनको चारा मिलता ही नहीं है, तो बेचारे कुछ दिन तो रहते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से बैरंग वापस हो जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी तो कम जिम्मेदार नहीं कहे जा सकते इसके लिए। अगर प्रवासी मजदूर, जो मेरी जानकारी है थोड़ी बहुत इसके बारे में, तो उसमें यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रवासी जो पक्षी आए उनको मार करके खाना शुरू किया। इसका बाजार हाट लग जाया करता था इस पूरे इलाके में। ऐसा भी था कुछ? हाँ हाँ, एकदम पूरे तरह से यह बाजारों, इस तरफ मतलब हम लोग के बाजार में या आसपास जितने भी मार्केट हैं उसमें पक्षियों का बाजार लगता था। और यहाँ बगल में एक चेरिया बरियारपुर है, तो वो चेरिया बरियारपुर कहा जाता है, नाम ही इसीलिए पड़ा कि वो चिड़ियों का बाजार था। अच्छा, तो हाँ, वो आज अपभ्रंश होकर के वो अपभ्रंश होकर के वो चेरिया बरियारपुर रह गया यहाँ पर। तो यहाँ पर चिड़ियों का बाजाबते बैठ करके बेचा जाता था, लोग आते थे खरीद कर ले जाते थे अपना उसका। तो वो पालने के लिए नहीं होता था? नहीं नहीं, वो खाने उसको के लिए खाने के लिए, उसको भक्ष्य होता था, उसको पालने खाते का थे कोई उसको। यहाँ मतलब जो प्राकृतिक सिर्फ जो दिए हुए थे उसका बस दोहन होता था। अच्छा। पक्षी को तो ये पता नहीं था कि यहाँ पे आके हम आ रहे हैं, यहाँ पे पहले जैसा कोई माहौल है। एक तो बारिश कम होती गई, उसके बाद उसका कोई संरक्षण यहाँ मिला नहीं। एक तो प्राकृतिक के मतलब दंड के कारण यहाँ पे उसको इस टाइप से, उसको कुछ पता नहीं था कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी मेरा वातावरण उस टाइम अनुकूल था। लेकिन यहाँ चारों तरफ जो मतलब उसका जो सुरक्षा, जो सरकार जो पब्लिक या जो भी बोलिए, जो उसको मुहैया होना चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा था। चारों सिर्फ प्राकृतिक तौर पर इसकी क्या वजह रही? जैसे आप लोग क्या पाते हैं यहाँ से? कभी बाढ़ की बात आती है, कभी उसकी वजह से जमीन ऊंची हो गई, ऐसी कोई बातचीत सुनने को? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जैसे बहुत सारा पेड़ पौधा या कट रहा है या दोहन हो रहा है, तो सबको पता है कि प्राकृतिक मतलब बहुत सारा रीजन है। कल का आप जैसे आ रहे थे, आप देखे चिमनी, जो कि लीगल अलीगल मतलब कोई प्रोसेस से वो था नहीं। चिमनी को लेकर के जो थोड़ा पीछे करेंगे रजत आप, तो मैं एक बात खास तौर से बताना चाहता हूं, और जो हम विस्तार से एक रिपोर्ट लिखेंगे उसमें इस बात का जिक्र भी करेंगे कि ये पूरा इलाका या पूरा जो स्पैन है वो एक तरीके से कांवर झील का ही स्पैन है। और इसी लगभग स्पैन के भीतर ही एक जय मंगला गढ़ करके जो एक देवी की मूर्ति, और उसके बाद उनके नाम से ही एक मंदिर भी है जिसको शक्तिपीठ कह रहे हैं। उसी के पास एक वन विभाग का, खासतौर से जो आमतौर पे आप देखते होंगे, एक वन विभाग का बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि इस इलाके विशेष में किसी भी तरीके का आप आगजनी नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप आग नहीं लगाइए। मगर इस इलाके में जब आप इस कैंपस में दाखिल होते हैं, अगर 56 किलोमीटर का दायरा है तो समझिए कि आप घंटे भर तो इसी में चलते रहेंगे। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ, और वो भी उस स्पैन में भी आपको हर जगह जो है चिमनी और भट्ठे सारा सब कुछ देखने को मिलता है, बसावटें देखने को मिलती हैं। तो
स्थानीय लोग भी कम जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। इसके लिए जो भी भूमाफिया हैं, जो भी बिजनेस मॉडल है वो इसका कहीं ना कहीं इस पूरे स्पैन को खराब करने में, इस पूरे कांवर झील को खराब करने में और इस पूरे इलाके के वाटर लेवल को भी खराब करने में महत्वपूर्ण कारक है। ये कांवर झील जो है जो वाटर लेवल की आपने बात की, मेन पर्पस ये वाटर लेवल है। अगर यहाँ का मतलब पानी सूखेगा तो जितना भी, ये तो 14 कोस जो अभी बताया आपको, 14 कोस ये तो इस वाटर की बात हो रही है जो ऊपर में है, लेकिन इसका जो वाटर लेवल है पूरा क्षेत्र का वाटर लेवल इसी पे डिपेंड करता है। जो कांवर झील है इसका जो 14 कोस के अलावे जो अंडरग्राउंड का जो वाटर है, ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो इसी पे डिपेंड करता है। फुल्ली डिपेंड वाटर लेवल, जिसका कोई मतलब रख रखाव मतलब एक तरह से सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है कि हम ये कर रहे हैं या जल जीवन हरियाली कुछ भी उस टाइप से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़मीन पे आके तो आप खुद देख रहे हैं कि हाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, जिसका सख्त जरूरी है। आमतौर पे जब आप भोपाल जाते हैं तो भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। एक स्पैन हम देख कर के आए हैं, मगर वो इससे बड़ा स्पैन नहीं है। अगर आप वहाँ कभी गए हों और यहाँ आपको ऑन कैमरा जो सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हों, तो ये जो झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है और उसकी जो सबसे बड़ी झील है उसका स्पैन इस स्पैन के सामने कुछ नहीं है। तो ये जो इलाका है और जो विस्तार है, मतलब जब सर हमसे बातचीत हो रही थी, कह रहे थे कि आप जहाँ तक आपको दिख रहा है वो और जहाँ तक आपको नहीं दिख रहा है वो भी, ये सब कुछ कांवर झील का ही इलाका है। क्या सर, यही बात है? हाँ सही बात है। तो इसके बारे में और कुछ बताइए, आप लोग इसको लेकर के कैसा किस्सा कहानी, आप लोग तो बराबर आते जाते होंगे, सिर्फ जय मंगला जो देवी का मूर्ति और मंदिर है वहीं तक तो नहीं होगा आप लोगों का? नहीं, हम लोगों की खेती यहाँ पर होती है तो हम लोगों का आना जाना लगातार बना ही रहता है। जी। हाँ तो जी और कुछ बताइए इसके बारे में। और तो यहाँ जो सामने दिखाई पड़ रहा है वो टीला, अच्छा, वो बौद्ध स्तूप है। अच्छा, वहाँ पर 3 टीला था। बहुत दूर है? हाँ बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन रास्ता है आगे से। रास्ता है। हाँ तो ये सारा बौद्ध धर्म का जो भग्नावशेष है या उसका भी बहुत सारी चीजें जो स्तूप हैं और जो उस दौरान में बहुत सारे जगहों पर जिनको इटाहा कहा जाता है या बौद्ध स्तूप है, तो वो भी आपको इस इलाके में देखने को मिलेगा। तो एक ऐतिहासिक लिहाज से तो भी उसको भी ढहा दिया गया। जमींदार जो जिनकी वहाँ पर जमीन थी तो उसको तोड़ करके उसको सीधा जीर्ण शीर्ण कर दिया है। वो भी बेचारा एकदम खत्म, आखिरी सांसें गिन रहा है। एएसआई का भी जगह जगह पर साइट है, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मेरे पास एक नंबर आया भी था, हालांकि फिर बातचीत नहीं हो गए। नौजवानों से बातचीत करते हैं, बुजुर्गों ने तो अपने जिंदगी का 2/3 कम से कम जी ही लिया है। नौजवान जो अब आते हैं और खास तौर से इन्हीं को लेकर के हमेशा बातचीत होती है, चाहे रोजगार के सवाल पर हो या पढ़ाई लिखाई के स्तर पे हो या वोट भी आप पहली बार करना चाहते हैं, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे पिछले बार एक पहला वोट वालों को मांग लिया था ना उन्होंने कि शहीदों के नाम, तो कांवर झील के नाम पर कभी वोट पड़ने की संभावना नहीं दिखाई पड़ती है। आप अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए सबसे। मेरा नाम शिशुराज है और मेरी उम्र 19 वर्ष आयु है। मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया है इस रिसेंट इलेक्शन में। क्या बात है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जो भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी अवेयर नहीं है अपने रिसोर्सेज को लेके, बिल्कुल, कि उसके पास क्या रिसोर्स है, क्या उसको नेचर दिया है, जबकि आपके पास तो इतना जबरदस्त और शानदार रिसोर्स। पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि सवाल जो हम उठाते हैं कोई इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का नहीं उठाता, कोई स्कूल का नहीं उठाता, कॉलेज का नहीं उठाता। रिलीजियस एंगल ही हर चीज़ आप ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, बाइनरी में देखते हैं। तो इसलिए ये सब जो मुद्दा है, इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है या जो वाटर लेवल की बात हो रही है, एक्यूफर की बात हो रही है, वो सब अभी इंडिया में मास कंससनेस वैसा नहीं हुआ है कि मेन स्ट्रीम मुद्दा बने। इसी कारण से अनेक, भोला बाबू हमारे एमपी हुआ करते थे गिरिराज जी से पहले, भोला बाबू ने भी मतलब कि बहुत सारे बातें कही कि ये होगा वो होगा। कांवर महोत्सव भी मनाया गया। कोविंद जो आदरणीय हमारे जो भी राष्ट्रपति हैं वो भी आए थे कांवर महोत्सव में, लेकिन इसके नाम पे हो रहा है। एक्चुअली ग्राउंड के लिए कुछ नहीं, इसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। और जो भी आप देख रहे हैं ये एकदम इसका जो कहते हैं ना फाइनल स्टेज है, लास्ट नेल इसका कॉफिन में होगा अगर इसको 5 साल के अंदर कंजर्व नहीं किया गया तो। पहला बात तो है कि बाढ़ जो है सो आना रेगुलर हो गया। बाढ़ आता था तो जो मेन जो इसका जो ऑक्सबो लेक है तो नेचुरल लेक है, कोई इसका वाटर सोर्स नहीं। एक टेक्निकल टर्म इसको लेकर के ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो ऑक्सबो लेक मतलब होता है कि इसका कोई नेचुरली, ये मतलब कि इसमें कोई इसका सोर्स नहीं है पानी का। वो रेन वाटर और जो डिप्रेशन है बीच में लैंड का, इसी पे ये पूरा जीता है लेक। इसका पूरा इकोसिस्टम उसी पे डिपेंड करता है।
तो रेनफॉल ऑक्सबोर्ड पैटर्न लेक से समझिए कि जैसे गाय या बैल होते हैं तो उनका जो खुर होता है तो कुछ कुछ उसी तरीके का कि उसमें पानी आकर के जमा हो जाता है, इस वजह से वो साफ सुथरा भी रहता है। वो आप एक टर्म बोल सकते हैं कि जैसे वो जनरली जंगल में क्या होता है कि हाथी चलते हैं तो उनका जो पैर का डिप्रेशन होता है उसमें एक अपना इकोसिस्टम होता है, वही उस टाइप का ही इकोसिस्टम है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, पानी हम तो मेरी आयु में तो पानी हम कभी भरा नहीं देखे। ठीक है। लेकिन मेरे दादाजी ऐसा कहते हैं कि 25-30 साल पहले यहाँ पे खेती नहीं हो पाता था, पूरा पानी से भरा रहता था और इनएसेसिबल था, कोई भी काम का नहीं था। लेकिन बाढ़ आया तो इस लेक के लिए तो वो मतलब कि किलिंग हुआ, लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन है जो इस पर डिपेंड करता है उसके लिए बहुत बड़ा लाइफ लाइन साबित हुआ। मैक्सिमम एरिया अंडर कल्टीवेशन है, जैसे आप यहीं देखिए कि वो शुगर केन प्लांटेशन है वहाँ पे। अच्छा। वो शुगर केन प्लांटेशन आज से 25 साल पहले पॉसिबल नहीं था। ठीक, और इसी टाइप से पूरे एरिया में आसपास में खेती होने लगा है। और 2-3 प्रॉब्लम बेसिक है। पहला तो है कि पेड़ को काट दिया गया, रेकलेस डिफॉरेस्टेशन एकदम, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। जो भी वन विभाग है, ASI है, यहाँ पे एकदम कम्प्लीटली जीरो। और ग्रामीण लोग का कोई ऐसा सेंसिटिव ये नहीं है कि कोई एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है किसी भी चीज़ के साथ कि ये हमारा है। तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है लेकिन कोई इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। जैसे कि पास्ट में कल्चरल एक्सचेंज का ये भी रहा, गढ़ भी रहा, जैसे बौद्ध की स्तूप भी है तो देवी भी है तो कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। लेकिन वो सब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक ही स्टोरी इंपॉर्टेंट है कि जयमंगला माता की मूर्ति थी और शक्तिपीठ है, यहाँ कुछ पॉजिटिव वाइब है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। लेकिन इन्वायरमेंटल कंसर्न कम्प्लीटली जीरो है दोनों तरफ से। नेता वही सवाल उठाएंगे, पॉपुलिस्ट रिजीम है तो नेता वही बात करेंगे जो जनता सुनना चाहती है, तो जनता इसके बारे में ज़्यादा सुनना नहीं चाहती है। शिशुराज, ये मेरा निजी तौर पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि बिहार घूमने के नाते जो हमारी भी समझदारी बिहार को लेकर के बनी है उसमें ऐसा मैंने पाया है 2-3 बार बेगूसराय आने की वजह से भी कि बेगूसराय के लोगों की पॉलिटिकल कॉन्शसनेस बरकरार है इस चीज़ को लेकर के, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई किसी के भीतर आप पाते हैं कि उनके बस भीतर कोई पॉलिटिकल सेंस नहीं है, ऐसा नहीं पाता हूं। मतलब आपकी उम्र 19 साल है, आप 18 साल के बाद आपने पहली बार वोट किया होगा, संभवतः इस बार भी विधानसभा चुनाव होंगे तो आप वोट करेंगे, है ना। तो वो मगर उसके बावजूद यहाँ किसी भी तरीके का पॉलिटिकल सेंस इन जनरल लोगों के भीतर क्यों नहीं, और इसको इनकलकेट करने का कहीं कोई जरिया नहीं नजर आता, आप लोगों को कोई उम्मीद नहीं नजर आती। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे जैसे कि कम्युनिज्म का मतलब कि बेगूसराय गढ़ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि कम्युनिस्ट लोग ग्रास रूट लेवल पे ज़्यादा रिलाई करते थे, लोकल ऑफिसेस, लोकल लीडर, वो सिस्टम था। लेकिन जब से लीडरशिप और पावर में सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया तो लोकल लीडर और लोकल वॉइसेस अब ज़्यादा मैटर नहीं करता है ना। एजेंडा सेट दिल्ली में होता है और मास में लोग भीड़ की तरह वोट देते हैं। कोई लोकल मुद्दा वहाँ नहीं है, वहाँ नेशनल मुद्दा है, ठीक ना। वहीं से बाइनरी बन जाता है तो लोकल आप क्या वॉइस उठाइएगा। जैसे आप बोले कि पॉलिटिकल जो आप अवेकनिंग है मासेस का क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि मेरा पानी कहाँ है, मेरा शिक्षा कहाँ है, क्यों वाटर का कॉमर्शलाइजेशन हो गया, ठीक, जबकि हमारे पास इतना बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, सरकार क्यों नहीं पानी दे रही है। तो ये सब सवाल खत्म है, लोकल लीडर नहीं हो रहे हैं अच्छे। पॉलिटिक्स से बहुत लोग को घिन आने लगी है। मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूँ लेकिन मैं शायद संभवतः पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता, उसका रीज़न है कि अब सारा कुछ मनी से हो गया, पावर से हो गया। जैसे कि बेगूसराय में क्या है कि जैसे आप जैसे कन्हैया का चुनाव हुआ तो कन्हैया के चुनाव से हम लोग को क्या सीखने को मिला कि कन्हैया के चुनाव में ऐसा कि उनके घर के बगल वाले भी उनको वोट नहीं दिए और दूर के भी आदमी वोट दिए। तो यहाँ पे कनेक्ट आइडियोलॉजी पे कम हो रहा है और सेंटिमेंटल इशू पे ज़्यादा हो रहा है। तो सेंटिमेंट बेसिक है, रिलीजियस है या तो कास्टिस्ट है। लोकल असेंबली इलेक्शन होगा तो उसमें कास्टिस्ट सेंटिमेंट पे वोट पड़ेगा। तो 12% जो हम लोग भूमियार हैं जो भी यहाँ पे, वो एक वोट बैंक अलग हो गए, बाकी अलग वोट बैंक हो गए। सेग्रीगेशन हो गया वोट बैंक का, तो लोकल मुद्दा क्यों उठाना। वो तो वैसे भी हर्ड में मास मेंटालिटी वर्क करता है तो वैसे वोट देगा। कांवर झील में हम लोग खड़े हैं तो उसी मास मेंटालिटी का ये भी शिकार है। नहीं तो इसके लेवल पे जैसे कि मान लीजिए कि इसको रामसार कन्वेंशन के बाद, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लेक्स है, उसके बाद इसको गवर्नमेंट अपने अंदर ले लिया और बहुत सारा कांवर का ऐसा हिस्सा है जिसपे कि बाइंग एंड सेलिंग पे सैंक्शन लगा हुआ, वो बिकता नहीं है ज़मीन, ऐसा है। लेकिन यहाँ के लोकल आदमी का भी सेंटीमेंट है कि हमारी ज़मीन है, अगर आप उसके लिए एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं देते हैं या तो अल्टरनेटिव नहीं देते हैं, गवर्नमेंट दोनों में फेलियर है ना। आप कहिएगा कि प्रोटेक्टेड रीजन है इसमें खेती नहीं करो, तो फिर आप अल्टरनेटिव दीजिएगा। तो यहाँ कोई आसपास में इंडस्ट्री नहीं है, बेगूसराय में बस थर्मल है
और बाकी तो कोई बड़ा इंडस्ट्री रहा नहीं। बेगूसराय भी तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हो रहा है, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं। फर्टिलाइजर बन ही रहा है कि कितने युगों से बन रहा है, तो उसका कोई कब बनेगा कब चालू होगा वो तो छोड़ ही दीजिए। जाते जाते शिशुराज, चूंकि एक सवाल, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ ही जाती हैं। प्रवासी पक्षियों का सवाल यहाँ पर है, प्रवासी मजदूरों का सवाल आप लोग के इलाके तक, आपके घर तक, आपके दरवाजे तक पहुँच ही गया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं प्रवासी मजदूरों के मसले को कहीं भी देखते हैं आप, कहीं कोई उसको लेकर के ग्राउंड पर कोई सेंसेशन महसूस करते हैं? एक सेंटीमेंट तो जरूर है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो सेंटीमेंट है वो तो बना है मजदूरों में, कि जब आप भी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मतलब लास्ट में फोकस होकर के एक व्यक्ति पर केंद्रित हो जाएगा, वो एंटी नीतीश होगा ना। हाँ, एंटी नीतीश होगा या नहीं होगा उसको आप उतना क्लियरली नहीं कर सकते। अगर एंटी नीतीश, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि एंटी नीतीश अगर होगा तो नीतीश विद बीजेपी में फिर वो गठबंधन नहीं हो जाएगा, तो ट्रांसफर हो जाएगा फिर कास्ट बेसिस पे। हम आपको स्टार्टिंग से क्या बोल रहे हैं कि पूरा पॉलिटिक्स कास्ट पे नीट है। यहाँ बाढ़ भी आ जाएगा ना, पूरा डूब जाएगा, लोग मर भी जाएंगे फिर